सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लिखा गया है कि विवाह में विलंब एवं विवाह न होने के योग। सामान्यतः ऐसे देखा जाता है कि जब विवाह में विलंब होने के कई सूत्र कुंडली में लग रहे होते हैं तो विवाह की न होने के योग में परिणत हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग कुंडली में कैसे देखेंगे, आज की कक्षा में हम लोग यह भी चर्चा करेंगे। साथ में हम लोग आज की कक्षा में यह भी चर्चा करेंगे कि बकरी ग्रह कैसे फल देते हैं एवं पापग्रह एवं साहस कैसे कुंडली में देखा जाता है। इन तीनों विषय वस्तुओं पर हम लोग आज की कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। तो यदि कोई कक्षा में नया हो और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे देंगे, यहाँ से भी आप शामिल हो सकते हैं। तो सामान्यतः ही ऐसा देखा जाता है कि कुंडली में दूसरा भाव विवाह करने में सहयोग प्रदान करता है एवं सातवें भाव से शादी होती है। बगैर दूसरे भाव के सहयोग से शादी नहीं होती। हाँ, पंचम भाव और सप्तम भाव का संबंध हो जाए, उसमें लगने से भी आ जाए तो बगैर दूसरे भाव के सहयोग से शादी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रेम विवाह। कहाँ हो रही है? प्रेम विवाह। वेयर। तो उसे प्रेम विवाह कहा जाता है। तो यदि सबसे पहला सूत्र, यदि दूसरे या सातवें भाव का स्वामी बकरी हो। अब आपके कुंडली में जो कुंडली आपके पास में आई है उसमें सूर्य की राशि, चंद्रमा की राशि के अलावे दूसरा कोई भी राशि होगा तो उसके स्वामी बकरी हो सकते हैं। पहला सूत्र कि यदि दूसरे या सातवें भाव का स्वामी वक्री स्थिति में हो, का स्वामी वक्री हो तो विवाह में विलंब होता है। यदि दोनों ही भाव के स्वामी वक्री हो तो विवाह में काफी विलंब होता है, या शादी कभी कभी तो ऐसी भी स्थिति बनती है कि शादी न भी हो पाती है। एक सूत्र अगर लग रहा हो और एक दो सूत्र विवाह न होने के योग के लग रहे हों या विवाह में विलंब के रख रहे हों तो यह देखना चाहिए कि अब यहीं पे अगर 8 नंबर की राशि है, मंगल देव कुंडली में कहीं हो जाए 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 कहीं भी हो जाए, 5 नंबर में यहीं हो जाए, 4 नंबर में हो जाए, मंगल बकरी हो जाए तो शादी में समस्या। परंतु क्या सातवां भाव या मंगल पर शुभ ग्रह का प्रभाव है? यदि सातवें भाव पर या मंगल पर शुभ ग्रह का प्रभाव है तो अशुभ योगों में कमी हो जाती है। अशुभ योग शुभ ग्रह के दृष्ट हो जाने से अशुभता वाली स्थिति में कमी हो जाती है। गुरु सूत्र द्वारा बोलना कमी वाला सूत्र यह है कि यदि दूसरे एवं सातवें भाव के स्वामी, दूसरे या सातवें भाव के स्वामी बकरी स्थिति में कहीं भी कुंडली में हो तो शादी में विलंब होता है, समस्याएं आती है, लेट होता है। यदि दोनों ही भावों के स्वामी बकरी हो जाए तो यह विलंब विवाह न होने के योग में भी परिणत हो सकता है। परंतु
जब भी हम लोग अशुभ योगों के बारे में चर्चा करें, सूत्रों पर चर्चा करें, तो उस पर यह एक सबसे प्रभावशाली सूत्र यह हो जाता है कि जिस ग्रहों के द्वारा कोई अशुभ योग बन रहा है और उस पर शुभग्रह का प्रभाव पड़ता है या शुभ भाव के स्वामी का, जैसे कि पंचमेश नवमेश का प्रभाव पड़ जाए, तो अशुभ योगों में कमी आ कमी आ जाती है। इस सूत्र को कभी ना भूलें, इस सूत्र को कभी ना भूलना चाहिए। यदि इस सूत्र को भूल जाते हैं कि शुभग्रह के प्रभाव से अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं, तो हम लोगों का फलादेश कम हो जाए। दूसरी बात, दूसरा सूत्र यह है कि शुक्रदेव 8वें भाव में हो, चाहे पुरुष की कुंडली हो या महिला की कुंडली। शुक्रदेव 8वें भाव में हो और शनि पंचम भाव, छठे भाव में हो जाए, या शनि दूसरे भाव में हो जाए, या शनि 11वें भाव में हो जाए, या बुध दूसरे भाव में हो जाए। गुरुदेव रिपीट कर दीजिए जरा। सूत्र यह बना, हमने तो सूत्र को समझा दिया। सूत्र यह है कि यदि 8वें भाव में शुक्र हो, 8वें भाव का शुक्र, 8वें भाव का शुक्र बुध या शनि से दृष्ट हो। किससे दृष्ट हो? बुध या शनि से दृष्ट, 8वें भाव का शुक्र, 8वें भाव का शुक्र। अगर इस स्थिति में, यह तो दृष्ट की स्थिति बता दिया गया, अगर यहां पर शुक्र भी खराब स्थिति में हो, 8वें भाव का स्वामी भी खराब हो, और बुध और शनि से दृष्ट भी हो जाए, या अगर मान लीजिए कि बुध के द्वारा भी दृष्ट, तो अब बुध से तो दृष्ट हो ही नहीं सकता ना शुक्र, या दृष्ट कभी हो सकता है? नहीं हो सकता गुरुजी, नहीं नहीं गुरुजी। बुध से शुक्र को दृष्ट हो ही नहीं सकता। युक्त हो सकता है, युक्त हो सकता है। तो सूत्र में कुछ ऐसे शब्द पुस्तकों में भी या गुरुजन कह देते हैं, जुबान से निकल जाता है, यानी कि 8वें भाव का शुक्र बुध या शनि से युक्त या दृष्ट हो तो शादी में समस्याएं आती है। तो कहने के लिए तो पुस्तकों में वर्णित कर दिया गया या गुरुजनों से बोल दिया गया। कहने के लिए यह सूत्र वाक्य गलत नहीं है, लेकिन समझने समझाने के लिए यह वाक्य गलत हो जाता है, क्योंकि शुक्र एवं बुध 7वें कभी हो ही नहीं सकते। हमने यहाँ पर बुध को लिख दिया था, लेकिन आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहा है कि गुरुदेव शुक्र एवं बुध, शुक्र बुध तो 7वें कभी हो ही नहीं सकते। तो हमने अपनी त्रुटियों को खुद बदला, ताकि आप लोगों को एहसास हो कि हाँ, हम लोगों को छोटी मोटी बातें, जो बेसिकली बातें हैं, उसको सदैव ध्यान रखना चाहिए। रखना चाहिए गुरुजी। मेरा आवाज बैठ गया इसलिए नहीं बोला। को मारने। ठीक है जी। तो और इस स्थिति में, यानी कि 8वें भाव में शुक्रदेव बुध या शनि से युत या दृष्ट हो, तो विवाह में समस्याएं आती है। और यह समस्याएं और प्रबल हो जाता है कब? जब शुक्र कमजोर हो, 8वें भाव का स्वामी भी कमजोर हो, या 7वें भाव का स्वामी कमजोर हो। यानी कि शुक्र जहां पे बैठ गया उसका स्वामी कमजोर हो जाए या 7वें भाव का हो जाए, क्योंकि विवाह तो 7वें भाव से होना है। तब तो सब कमजोर हो गया ना, तब तो फिर विलंब का विवाह न होने वाले सूत्र में बदल जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी हो जाएगा गुरुदेव, विवाह में विलंबन। शनि या मंगल, शनि या मंगल, अब तीसरे सूत्र पर, शनि या मंगल कुंडली के अशुभ ग्रह हों, शनि या मंगल
कुंडली के अशुभ ग्रह हों। अशुभ का मतलब भविष्य के आधार पर बुरे भावों के स्वामी। हाँ, वह किस किस भाव के, तो केवल लग्न, पंचम, नवम या सप्तम या केंद्र भाव ले, यह शुभ भाव को स्वामी न हो। यानी कि अशुभ शनि, अशुभ शनि या मंगल, अशुभ शनि या मंगल के द्वारा शुक्र देखा जाता हो। हालांकि यह दोनों के लिए, यानी कि पुरुष एवं महिला दोनों के लिए विलंब करता है, परंतु पुरुष के लिए अधिक विलंबकारी। अधिक विलंबकारी है। महिलाओं के लिए भी यह विलंब देता है। इसमें एक और चीज है कि अशुभ शनि या मंगल के द्वारा शुक्र भी देखे जाते हों, और जब भी आपसे कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो वह अपनी मन की बात करता है, तो चंद्रमा भी देखा जाता है। इसीलिए लग्न कुंडली हो या प्रश्न कुंडली हो, चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब यदि शुक्र भी अशुभ शनि या मंगल से पीड़ित है और साथ में चंद्रमा भी पीड़ित हो जाए किसी भी प्रकार से, या ग्रहण योग में हो जाए या नीच का हो जाए, या इन्हीं दोनों में से कोई किसी के द्वारा पीड़ित हो जाए, तो अब इसको हम लोग कुंडली में कैसे देखेंगे? अब मंगल को अशुभ भाव का स्वामी पहले बना लेते हैं। तो मंगल अशुभ भाव के स्वामी कैसे होंगे? यहाँ 1, तो यहाँ 8 अशुभ भाव के स्वामी हो गए। जी गुरु जी। हो गए। 1, 7, 8 हो गया। अशुभ भाव के स्वामी मंगल देव हो गए। शुक्र देव अब कुंडली में किसी भी भाव में बैठ जाए, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहीं भी बिठा लीजिए शुक्रदेव। अगर शुक्रदेव को ऐसे जगह पर बिठा दिए जो कमजोर स्थिति में ही है, जैसे शुक्र की ही राशि में हो, भले सूर्य की राशि में हो गए तो अपने शत्रु राशि में भी हो गए और नीचा विलासी भी हो गए, तो कमजोर हो गए ना। जी गुरु जी। जी गुरु जी। मंगल के द्वारा दृष्ट, मंगल कहीं भी हो देख ले तो मंगल के द्वारा दृष्ट हो गए, अशुभ मंगल के द्वारा। चंद्रमा यहीं छठे भाव में नीचे बिठा लिए, चंद्रमा भी खराब हो गया। या शनि के द्वारा दृष्ट हो जाए, अगर शनि यहां पर है तो शनि के द्वारा दृष्ट हो गया, यह भी खराब हो गया। या शनि यहीं पे बैठा है, यहां पर देख लिया, खराब है। क्योंकि शनि भी तो अष्टमेश है ना, शनि भी अष्टमेश है, परंतु यहां पर मंगल ज्यादा नुकसान करेगा और शनि तो नुकसान करेगा ही करेगा, लेकिन उतना शनि तो बहुत कम करेगा नुकसान। शनि तो एक तो भाग्येश हो गया और 8वें भाव के शनि भी इतना नुकसान नहीं करते। तो यह शनि कम नुकसान करेगा, यह शनि कम नुकसान करेगा। यदि गोचर में शनि नवम भाव में ही है, लग्न कुंडली में भी नवम भाव में है और गोचर में भी नवम भाव में ही है, तो यह बिल्कुल नहीं करेगा। तो यह बिल्कुल नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। अब यहीं पे देखा जाए कि यह शनि अगर यहां पर होगा तो तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अगर शनि गोचर में वृश्चिक राशि में हो
तो भी शुक्र पर दृष्टि पड़ी कि नहीं पड़ी? पड़ गई पड़ेगी। तो शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो अगर एक ही ग्रह के दो घर हो, एक अब आप ही का अगर दो मकान है, भले ही एक मकान प्रिय हो, न दो मकान है तो एक तो निश्चित है कि एक से एक मकान आपको थोड़ा अधिक प्रिय लगेगा, दूसरा थोड़ा कम प्रिय लगेगा। हालांकि आप ही के दोनों मकान है, दोनों आपके लिए प्रिय है। अगर मान लिया जाए कि कहीं भी दो मकान, एक यहां पर है एक यहां पर है, लेकिन आप अपने एक ही मकान ऐसे जगह पर हैं जहां से आप अपने जिस मकान को कम प्रेम करते हैं उसी मकान को देख रहे हैं, और यह दूसरा मकान आपके नजरों से ओझल है, तो आप में ज्यादा गुण धर्म किसका आ जाएगा? क्या इसके लिए चाहत रहेगी या इसका? क्योंकि देखते भर में तो इसका भी नुकसान नहीं कर सकते ना, फल तो ज्यादा इसी का देना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ना। देखते, हम जो कहना चाह रहे हैं शायद उस बात को आप लोग नहीं समझ पा रहे। कोई व्यक्ति यहाँ पे रह रहा है, मतलब जो उसका स्वयं का घर ज्यादा रह रहा है उसको देखेगा पहले ध्यान से ज्यादा। हाँ, तो भले मूल त्रिकोण राशि इनकी नवम भाव में ही क्यों ना हो, लेकिन शनिदेव देख तो रहे हैं आठवें भाव को, और इनमें भी इन्हीं की राशि है, तो ज्यादा गुण इनका आ जाएगा। किसका? तो अष्टमेश का आ जाएगा। अगर यही शनि अष्टम भाव को नहीं देखेंगे, दोनों में से किसी भी भाव को अगर नहीं देखते हैं, दोनों में से यदि किसी भाव को नहीं देखते, जैसे शनिदेव अब यहां पर है, अगर लग्न में बैठ गए तो दोनों में से किसी भाव को देखेंगे? नहीं देखेंगे। तो फिर इनका गुण कैसा होगा? यह नवम भाव में पड़े हुई राशि का ज्यादा ख्याल करेंगे, गुण धर्म ज्यादा रहेगा, इसलिए यह न के बराबर नुकसान देंगे। यदि नवम भाव में ही गोचर में है तो बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि अपने मूल त्रिकोण राशि में पंचम से पंचम भी है, नवम भाव में है तो अच्छी योग है, भाग्य के मजबूत है, तो न के बराबर देंगे। मतलब यहाँ से थोड़े कम, हाँ, यहाँ से थोड़े ज्यादा लग्न में होकर समस्या देंगे। अगर छठे भाव में होकर यहाँ से 10वीं दृष्टि देख रहे हैं तो फिर ज्यादा नुकसान हो जाएगा कि नहीं होगा? शायद ज्यादा आप नुकसान लोग, हो जाएगा, ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हाँ, तो अध्ययन करने का मतलब ये होता है कि कब ग्रह किस स्थिति में गोचर कर रहा है, या किसके कुंडली में कहाँ पे वह शनि है, तो कितना अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। इसको भी आकलन हम सबों को करते चलना चाहिए। आकलन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जी गुरुदेव। अब इसके बाद में हम लोग अगले सूत्र पर चलते हैं। शनि और मंगल की युति हो कुंडली में, शनि एवं मंगल की युति हो, और इस युति से सातवें चंद्रमा या शुक्र हो, तो और ज्यादा, क्योंकि शनि मंगल का तो फिर वही आ गया ना, दोनों की युति हो गई, दोनों देख लिया, तो वही बात, सूत्र वही है, नुकसान। सातवां भाव कमजोर हो, खराब हो, सातवां भाव कमजोर एवं खराब, तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में काफी पढ़ा है कि भाव कब खराब होते हैं। सप्तमेश कम जो हो, सातवां भाव कम खराब हो, यानी कि पाप पीड़ित हो, कुछ भी हो, और सातवें भाव को बुध या शनि देखते हो, सातवें भाव को बुध या शनि देखते हो, और सातवां भाव भी खराब हो, तो बुध एवं शनि क्या है? नपुंसक ग्रह। नपुंसक ग्रह है। तो नपुंसक ग्रहों को शादी के सुख आनंद का क्या अनुभव?
जी गुरुदेव। विवाह में अनिच्छा हो जाएगी यहाँ पर। हाँ, तो विवाह न होने के योग या विवाह में विलंब, विवाह तो करे करने की इच्छा है ही नहीं, माता पिता जबरदस्ती करते रहेंगे तब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं। सप्तमेश या द्वितीयेश या सूत्र, सातवें भाव का स्वामी या दूसरे भाव का स्वामी। सातवें भाव का स्वामी या दूसरे भाव का स्वामी। नौमांश कुंडली में ऐसी राशि में हो, सप्तमेश और द्वितीयेश, नौमांश कुंडली में ऐसे राशि में हो कि वह राशि कुंडली के अशुभ भावों में भी हो और वह राशि के स्वामी नैसर्गिक पापग्रह भी हो। नैसर्गिक पाप ग्रह। अब किसी भी लग्न की कुंडली बना ले, जैसे कि एक है तो 2 3 4 5 6 7, यहाँ तो सप्तमेश और द्वितीयेश एक ही ग्रह हो गए, लग्न बदल देते हैं। लग्न बदल देते हैं। अगर यहाँ पर 2 है तो 3 4 5 6 7 8, अब यह द्वितीयेश एवं सप्तमेश अलग अलग ग्रह हो गए। अब यहाँ पर 9 10 11 12 1, अब कुंडली का कोई भी बुरा ग्रह इसमें है। शुक्रदेव हैं तो स्वयं लग्नेश हैं, बुधदेव हैं तो पंचमेश हो गए और नैसर्गिक पापग्रह भी नहीं है। चंद्रमा है तो नैसर्गिक शुभग्रह हो गया। गुरुजी यहाँ मंगल देव हो गए। मंगल तो स्वयं सप्तमेश है, शादी तो इसी से होना। एक बार में मार्क बाकर स्वामी गुरुजी, और तो सब ठीक है बाकी तो। गुरु पर वो नैसर्गिक शुभ है वो तो, यहाँ पर भावेशों के आधार पर। भावेशों के आधार पर है तो या विलंब करेंगे, हल्का फल्का समस्या दे देंगे। चंद्रमा को मान सकते हैं गुरुदेव। हाँ, तो चंद्रमा पापाग्रह हो सकता है ना नैसर्गिक, यदि छीन हो तो। जी गुरुदेव वही है। अब यहीं पे सूर्यदेव के साथ में चंद्रमा हो गया, छीन हो गया। और दूसरे या सातवें भाव के स्वामी नौमांश कुंडली में कर्क राशि में हो, और यह कर्क राशि कहाँ चला गया, कर्क राशि कुंडली के तीसरे भाव में, बुरे भाव में चला गया, यानी कि इसके स्वामी बुरे फल देते हैं, यह हो गया। और यह छीन चंद्रमा हो जाए तो नैसर्गिक पापग्रह तो नहीं है, लेकिन हाँ स्वभावतः तो पापग्रह बन ही गया ना, तो समस्या प्रदान करेगा कि नहीं करेगा, चाहे दूसरे या सातवें भाव का स्वामी करेगा। यदि दोनों ही भाव के स्वामी अगर इसी स्थिति में आ जाए फिर क्या होगा, तो विवाह मुश्किल होगा गुरुजी। विवाह में समस्या। ये सभी सूत्र पहले ही हमने पिछली कक्षा में ही चर्चा हो गई होती, लेकिन नहीं कर पाए, और हमने जो संजो के रखा था, तो मैंने सोचा कि जब इतने मेहनत से हमने कई कुंडलियों को देखे और एक किया, तो कम से कम इसको हम बतला ही दे, कक्षा में चर्चा हो ही जाए, इसलिए हमने किया। अब हम लोग चलते हैं अन्य विषय वस्तु पर। अन्य विषय वस्तु आज की कक्षा का